हो आपको वही लिखना होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ द स्कूल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर कौन है? आप लोग जो छात्र अध्यापक कहलाते हैं ना, छात्र अध्यापक का नाम। तो आप लोग अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम, ठीक है। नेम ऑफ प्यूपिल टीचर हिंदी में लिखते जाओ, ताकि या लिख लिए हो, कॉपी कर लिए हो तो कोई बात नहीं, तब समझ लो। फिर डेट, जिस डेट का लेसन प्लान, जिस डेट में आप स्कूल जाएंगे उस डेट का लेसन प्लान, तो डेट वही डलाएगा। जैसे मंडे नहीं जाना है, ट्यूसडे नहीं जाना है, वेंसडे को जाना है, तो हम वेंसडे का डेट डालेंगे 24, ठीक है। इसलिए डेट का जगह आप लोग खाली रखना, खाली रखोगे डेट का जगह, वहाँ पेंसिल से उसमें लिख लेंगे, बाद में फाइनल करेंगे, ठीक है। तो डेट खाली। क्लास भी आपको क्लास तो आपको पता होगा किस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हो, तो उस हिसाब से क्लास लिख देना चाहिए, 8, 9, 10 जो भी क्लास हो। क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है तो 9, 10 ही मिलेगा, तो आपका क्लास होगा 9 या 10 जो भी। फिर है पीरियड। पीरियड में आप लिख के नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यू डोंट नो कि विच पीरियड यू आर बीइंग गिवन, कौन सा पीरियड मिलेगा पढ़ाने को ये पता नहीं होगा। तो पीरियड का मतलब होता है कक्षा। घंटी, घंटी पीरियड मतलब घंटी, कौन सी घंटी है? पहली घंटी, दूसरी घंटी, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। तो ये पीरियड हुआ। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को बोलते हैं हिंदी में कालांश। तो ड्यूरेशन कितने मिनट का क्लास है? 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट या 30 मिनट, तो ये आपको लिखना होगा। फिर सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स लिखेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स लिखेंगे। फिर टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, सपोज कि कॉमर्स वाले पढ़ाने जा रहे हैं लेजर, तो उनका टॉपिक होगा लेजर। लेजर तो पता नहीं 11th 10th में हो, 9th 10th में आप लोग को भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ाना होगा। सॉरी, वन थिंग हैज टू बी मेंशन हियर, जिस स्कूल में +2 होगा वहां पर आपको कॉमर्स को पढ़ाने को मिलेगा। अदरवाइज जो स्कूल 10th क्लास तक है वहाँ कॉमर्स 10th क्लास तक नहीं है, तो आपको 2 चीजें पढ़ाने को मिलेगी, एक स्टैटिस्टिक्स और एक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बना सकते हैं या स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। वहाँ का सिलेबस आप देख लीजिए क्या है, उस एनसीईआरटी की बुक को देखकर उसी हिसाब से आपको लेसन प्लान में टॉपिक लिखना होगा। सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक लिखने के लिए आपको बुक देखनी होगी। आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक खरीदनी पड़ेगी 9th और 10th की, ताकि आप लेसन प्लान अच्छे से बना सकें। और केवल जो बुक में है उसी को नहीं उतार देना है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करके आए हो, तो अपना नॉलेज से भी उसमें कुछ डालोगे कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। फिर है सब टॉपिक। सब टॉपिक, सपोज आपने मुद्रा पढ़ाना है, तो मुद्रा पढ़ाना है तो मुद्रा का सब टॉपिक में मुद्रा के कार्य भी हो सकते हैं, मुद्रा के प्रकार हो सकते हैं। तो सब टॉपिक इस तरह का होगा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा की व्यवस्था, मुद्रा का आगमन कैसे हुआ, तो बार्टर सिस्टम क्या था, तो वस्तु लेन देन की प्रक्रिया, और करेंसी आया तब क्या हुआ। तो ये हो गया आपका सब टॉपिक, मतलब जो आप पढ़ाने वाले। अब आता है असली समझने का, ये है जनरल ऑब्जेक्टिव। इसका लिखने का फॉर्मेट याद रखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव इधर लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो 1 2 3 करके इधर इधर आएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। 1 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसके नीचे की जगह खाली रहेगी, ये भी फॉर्मेट है। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव किसी भी विषय का जो भी उद्देश्य होता है वो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि कॉमर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? जनरल ऑब्जेक्टिव तो ट्रेड है, तो बिजनेस है, जो मतलब जो पेपर आप पढ़ते हैं कॉमर्स में, आपने एमए में जितने पेपर पढ़े, तो उन पेपर के संबंधित मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानना। उसके बाद क्या है, अकाउंटेंसी का जो भी टॉपिक है उसके बारे में जानना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानना। ये सारी चीज़ें जो आएंगी, जो आपके कॉमर्स के पेपर्स हैं, उन पेपर्स का नाम और उसमें क्या पढ़ाया जाता है वो चीज़ें यहाँ लिखाएंगी जनरल ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही होगा, आपने क्या पढ़ा,
तो पब्लिक फाइनेंस तो क्या हुआ, राजस्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र को समझना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना, माइक्रो मैक्रो, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से परिचित होना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में आप कॉमर्स वाले भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो जनरल ऑब्जेक्टिव बनेगा वो विषय से संबंधित होगा, और विषय से संबंधित में वो सारे पेपर जो आपने पढ़े हैं एमए में, वो सारे पेपर के नाम को सेंटेंस में लिखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा तो क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे चीज़ों से अवगत होना। मतलब क्या है, इसका उद्देश्य है अवगत होना, अवगत कराना ये। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक, देखो लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है कि क्या लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लिख रहे हैं कि पहलुओं से परिचित होना, अवगत होना भारतीय अर्थव्यवस्था के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के विभिन्न सिद्धांतों को समझना और जानना। तो समझना, जानना, ये सब शब्द जनरल ऑब्जेक्टिव में चलेगा। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जब हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य जब होगा, तो वहां पर आपका सारा जो लिखेंगे ना कि बच्चे, वो एक्शन वर्ब होना चाहिए। एक्शन वर्ब का मतलब दिखना चाहिए, ठीक है, उसको भी हम समझाते हैं एक्शन वर्ब क्या है। तो पहले इसको समझें कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य वह उद्देश्य होता है जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। सपोज आप मुद्रा पढ़ाने जा रहे हैं, सब लोग अभी इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे तो मुद्रा का ही उदाहरण दे रहे हैं। तो आप मुद्रा पढ़ाने जा रहे हैं, तो मुद्रा का टॉपिक पढ़ाने का आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, मतलब आपके पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, बच्चों के ज्ञान में क्या वृद्धि होगी, ये लिखना है यहाँ। तो यहाँ पर 4 तरह का आपको बताना है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, तो मैं बताऊं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में नॉलेज जो है ना, वो सबसे लोवेस्ट लेवल है लर्निंग का। तो नॉलेज में क्या होता है, किसी चीज को याद कर लेना, समझ लेना, तो याद करके बताना। तो नॉलेज क्या होगा मुद्रा के बारे में, तो क्या बोलेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के मुद्राओं के नाम बताएंगे। ये नहीं लिखेंगे कि छात्र मुद्रा के विभिन्न प्रकारों को समझ पाएंगे। वो समझे कि नहीं समझे, हमको दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। एक्शन वर्ब का मतलब है कि वो हमको दिखना चाहिए। तो आप जो पढ़ाएंगे मुद्रा के विभिन्न प्रकार, वो छात्र आपको बता पाए ना, तभी वो नॉलेज ऑब्जेक्टिव होगा। आप लिखें जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ये नहीं, बल्कि आप ये बोलेंगे कि छात्र विभिन्न करेंसी नोट को पहचान पाएंगे, तो वो होगा, क्योंकि वो पहचान के बताएंगे 20 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये का नोट है। तो ये अगर छात्र आपको पहचान के बता रहे हैं, तो ये नॉलेज का ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि ये विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, उसका 2 उद्देश्य लिखना होगा चारों में। अगर चारों में नहीं हो पाया तो ये 3 में तो लिखना होगा, नॉलेज, ज्ञान में, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में, ठीक है। तो नॉलेज का आपको सब जगह वर्ब कौन सा यूज करना है, एक्शन वर्ब, मतलब कि जिसमें बच्चे कुछ बोलें, कुछ बताएं। ये नहीं कि आप लिख दिए बच्चे समझ गए। अरे समझ गए कि कैसे पता चला समझ गए, उनके दिमाग में घुस के तो हम नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए आपको जो भी ये वर्ब पर कटेगा आपका लेसन प्लान, सब लोग यही गलती करते हैं। तो आपको हमेशा ये लिखना है जो कि इस तरह का पहचान कर बताएंगे, दिखलाएंगे, और उसके बाद उनके बारे में लिखेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, उत्तर देंगे प्रश्न। आप मुद्रा के कार्यों को बताएंगे, मुद्रा का मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इसको बताएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। नॉलेज में क्या हुआ कि बताना है, वो कैसे बताएंगे, ये लोएस्ट है, रिकॉल एंड रिमेम्बर करके बताएंगे, याद करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉलेज का। तो नॉलेज में इस तरह का प्रश्न होगा कि क्या कभी सोने का मुद्रा प्रचलन में था, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ था, नहीं था, जो भी उत्तर दें। फिर
क्या चमड़े का सिक्का का कभी प्रचलन हुआ था? इस तरह का प्रश्न जो आप पूछेंगे ये नॉलेज से रिलेटेड होगा। इसका बच्चे हाँ ना में भी उत्तर दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं आप लिखेंगे कि बच्चे को चमड़े के सिक्के के बारे में पता है। अरे पता है तो हमको कहाँ पता चल रहा है कि बच्चे को पता है कि नहीं? जब तक वो बच्चा बताएगा नहीं तब तक हम कैसे जान पाएंगे? तो समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर वर्ब आपका होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होगा टेल, से, स्टेट इंग्लिश में, या बताते हैं, देखे हैं नहीं, विवरण उनके बारे में बताते, उनका स्वरूप बताते हैं, स्वरूप कैसा था सिक्का का, सोने के सिक्के को पहचानते हैं, चांदी के सिक्के को पहचानते हैं। इस तरह का हो गया अगर हम मनी का टॉपिक लेके चल रहे हैं। अब फिर मनी का टॉपिक लेके आगे। क्लियर है नॉलेज सबको कि कैसे लिखना है? इसी में फंसते हैं सारे बच्चे और सारा लेसन प्लान कटिंग होके रेड हो जाता है, इसलिए बी केयरफुल। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अब जो आप पढ़ा रहे हो बच्चे को मुद्रा का, आप सिर्फ वही टॉपिक के बारे में बताना है जो टॉपिक आप लेके गए हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग, अब बच्चों को आपने मुद्रा के कार्य बता दिया, विनिमय का साधन, तो स्टोर ऑफ वैल्यू, मीट, और क्या है ये मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि भविष्य में पेमेंट करने का एक मोड है। तो ये सारी चीजें जब आप बच्चों को बताए तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये क्या समझे, तो कैसे लिखेंगे इसको? अंडरस्टैंडिंग को हम एक्शन वर्ब में कैसे, कि बच्चे समझ गए, तो बच्चे क्या करेंगे? मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करेंगे। ठीक है, यहाँ भी आप नहीं लिखेंगे कि समझेंगे, क्योंकि हमको समझने का वर्ड ही नहीं यूज करना है, समझना जानना इसमें यूज नहीं होगा। इसमें भले आप यूज कर सकते हैं, अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में नहीं यूज करना है। वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे, व्याख्या करेंगे, सूची बनाएंगे, तो एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, मेक लिस्ट और राइट डाउन द। तो ये सारी चीजें जब हम लिखेंगे तो ये क्या हुआ, बच्चों को जो पढ़ाया गया ना मुद्रा के फंक्शन पर पढ़ाए गए मुद्रा के कार्य वो समझ गए। अब वो मुद्रा के कार्यों का वर्णन करेंगे। ठीक है, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या करेंगे, मुद्रा के कार्यों को बताएंगे। तो ये सब हो गया अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है, आपने पढ़ाया मुद्रा के कार्य, वो समझ गए, अब आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि अब जो वो उन्होंने सीखा उसको कहीं अप्लाई करेंगे। समझना क्या यहाँ नहीं है, हाँ अप्लाई करेंगे। तो आपने उनको बताया, पूछा, क्वेश्चन पढ़ा दिया कि ये मुद्रा के फंक्शन है। आप पूछेंगे आप कि बैंक में जो आप पैसा रखते हैं वो मुद्रा का कौन सा फंक्शन है? आपने तो पढ़ा दिया सारा कार्य, मुद्रा का कार्य। अब उनसे पूछ रहे हैं कि बैंक में जो पैसा आप जमा करते हैं, आपके पापा जमा करते हैं, तो वो मुद्रा का कौन सा कार्य है? अप्लाई करेंगे वो अपना नॉलेज किस बताया गया, तो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है, वो बताएंगे या लिखेंगे, आप जो भी करेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में बताएंगे। फिर आप ये पूछेंगे कि हम मुद्रा के रूप में कहते हैं कि तुमको अगले साल हम 50,000 रुपया दे देंगे, व्हाट इज दिस, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? तो ये भी आपने पढ़ा चुका है कि मनी इज ए मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि भविष्य के पेमेंट के लिए मुद्रा का प्रयोग होता है। तो दे विल एक्सप्लेन, they will write, explain, discuss, write, give opinion। ये सब हम एक्शन वर्ब यूज करेंगे, अपने राय देंगे कौन सा मुद्रा के डेफर्ड पेमेंट वाले फंक्शन के बारे में अपनी राय देंगे, उसको बताएंगे। तो यहाँ पर सारा क्रिया दिख रहा है ना, वो जो करेंगे वो हमें दिखेगा। हम ये कर दें कि वो डेफर्ड पेमेंट के को समझेंगे या जानेंगे, फिर गलत हो गया हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ एप्लीकेशन हो गया, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का है, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। उसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस भी होता है। वो ब्लूम का है नॉलेज,
कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमको अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ना है। आप मेरा वीडियो को आप लोग उसको, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो करो, इसमें सारी चीज़ें हैं, उसको देखो। आप जहाँ फंसोगे वहाँ। तो अब आता है स्किल। स्किल में क्या होता है? स्किल होता है समथिंग हैंड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब जहाँ पर आपका हाथ और दिमाग दोनों काम करे, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, इस तरह का चीज़ें, मैप पे कोई चीज़ दिखाना, लोकेट करना। अब जैसे मान लो स्किल, यहाँ आप मुद्रा के कार्य पढ़ा रहे हो, आपने एक चार्ट बना लिया, उसमें मुद्रा के विभिन्न कार्य जो आपने बताया उसको दिखा दिया, या आपने एक चार्ट बना लिया वेरियस टाइप्स ऑफ मुद्रा, इसमें चेक, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, करेंसी नोट, सिक्के, सबका फोटो लगा लिया। तो ये हो गया स्किल, कि जो चीज आपने पढ़ाया उसको वो कागज पर आप डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या ओरिजिनली लाके आपको कॉइन्स वगैरह दिखा रहे हैं, सिक्के दिखा रहे हैं, तो ये स्किल में आ जाएगा, ठीक है। और आप, तो ये क्लियर है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जानना, समझना, ये सब नहीं यूज करना है, आपका एक्शन वर्ब होना चाहिए। मतलब ऐसा वर्ब आपको यूज करना है जिससे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या समझा, क्या पढ़ा, वो दिखे, आपको दिखे, आपको समझ में आए, आप उसको करेक्शन करें, वो समझ के बैठा रहेगा दिमाग में, अब सही समझा गलत समझा उससे आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके पढ़ाने का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको अंडरस्टैंड करके दे कैन राइट, दे कैन आंसर, दे कैन कंपेयर, कंट्रास्ट, सब ये सब एक्शन वर्ब है। दे कैन कंपेयर वेरियस करेंसीज, वो डॉलर और रुपया में तुलना करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्शन वर्ब आता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। अभी तक समझ में आया है ना? नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके आप पूछो। फिर मेथड ऑफ टीचिंग, इसके बाद आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो किस मेथड से पढ़ाओगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको मान के चलते ही 2 मेथड लिखना है, ये फॉर्मेट है हम लोग का कॉलेज का। तो पहला है क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसमें कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आंसर वो देते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो आंसर देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता है उनको फिर से समझाते हैं, तो उसके लिए लेक्चर मेथड। तो क्वेश्चन आंसर और लेक्चर मेथड 2 मेथड है टीचिंग का, ठीक है। और टीचिंग एड में क्या क्या है? तो टीचिंग एड में चॉक से लेके डस्टर से लेके, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, जो भी आप लेके जा रहे हैं वो लिखेंगे। सब चीज लिखना नहीं है, जो चीज आप ले जा रहे हैं। मान लीजिए आप मुद्रा पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ नहीं ले जा रहे हैं, चार्ट मॉडल, आप अपना कॉइन लेके जा रहे हैं और नोट लेके जा रहे हैं, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब दिखा दिए, चेक का पन्ना ले जाके दिखा दिए। तो आपका क्या होगा कि टीचिंग एड में चेक जो लेके गए हैं वही लिखेंगे, ठीक है। चार्ट नहीं ले गए तो चार्ट नहीं लिखेंगे, मॉडल नहीं ले गए तो नहीं लिखेंगे, लेकिन चार्ट बना के आपको ले जाना है। सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट बनाना है, चार्ट का बॉर्डर होना चाहिए, एक बॉर्डर बनना चाहिए और उसके अंदर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होना चाहिए चार्ट, ताकि पूरे क्लास को दिखे। तो ब्राइट कलर्स एंड डार्क कलर्स का यूज करना है और बहुत वाइब्रेंट चार्ट बना के ले जाना है। चार्ट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बच्चों को टीचर जब पढ़ाते हैं तो नीरसता हो जाती है, सुनते सुनते पैसिव लर्नर हो जाते हैं। तो चार्ट वार्ट कुछ चीज़ बदल बदल के पढ़ाने से बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है, और दूसरा जब वो चीज़ों को देखते हैं जो पढ़ाया जा रहा है तो उनको ज़्यादा याद आता है, ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। तो ये हो गया टीचिंग एड। अब हम चले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ठीक है। ये हम बच्चों से जैसे जो टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे। हम सीधे जाके नहीं पढ़ेंगे, जाके कहेंगे हेलो बच्चों कैसे हो, आज हम लोग मनी पढ़ने जा रहे हैं, मुद्रा पढ़ने जा रहे हैं, नहीं। तब यहाँ पर आपकी इंट्रोडक्टरी स्टाइल खत्म हो गई। यहाँ पर टीचर एक्सटर्नल जो होगा नंबर काट लेगा। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो बच्चों से निकलवाना है,
ठीक है, मुद्रा पढ़ाना है। आप क्या बोलेंगे, हम बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हमको क्या वो मुफ्त में देता है? नहीं। बच्चे बोलेंगे नहीं। तो कैसे देता है? तो बच्चे बोलेंगे हम उसको पैसा देते हैं तो देता है। तो पैसा को क्या कहते हैं? तो मनी बोलेगा, मुद्रा बोलेगा, नहीं बोला तो पैसा ही बोला, तो बोल तो पहुंच तो गया टॉपिक पर। तो आपने उससे निकलवा लिया, उसके मुंह से निकलवाया ना, पैसा, मनी, मुद्रा, जो उसने कहा, और आपको वही पढ़ाना है। तब आप बोलेंगे डिक्लेरेशन होगा। पहले तो चैप्टर का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि हम बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या अब गरीबी पढ़ाना है तो जिसके पास कपड़े नहीं होते, जो भीख मांगता है, उसको हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। तो ऐसे गरीबी निकल गई। और जो पढ़ा लिखा हो या जो काम करना चाहता है उसको नौकरी ना मिले तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो बेरोजगार कहते हैं। तो इस तरह से हम टॉपिक निकालते हैं। गरीबी का निकल गया, मुद्रा का, तो मुद्रा का निकल गया। अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि टुडे वी विल स्टडी मुद्रा या मनी। हम लोग आज मुद्रा का अध्ययन करेंगे। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, अब आपका ये बनेगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन 30 मिनट के हिसाब से, 40 मिनट के हिसाब से होना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट का तो लेसन प्लान होना ही चाहिए। आप एक पन्ने का लेसन प्लान बना के ले जाओगे और 5 मिनट में पढ़ा के खड़े हो जाओगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कम से कम टीचिंग पॉइंट में आपके जो भी चीज, 4 फंक्शन है मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा के 4 फंक्शन है। इतना ही को अगर आप क्लास में पढ़ाएंगे तो उसको बड़ा बड़ा बनाना होगा। हर फंक्शन को एक पन्ना कम से कम सॉरी 4 पन्ने का तो होना ही चाहिए होगा ये एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज क्या होगा कि आपका टाइम लिमिट से पहले क्लास खत्म हो जाएगा, आप खड़े हो जाओगे। तो 30 मिनट के ड्यूरेशन के हिसाब से आपको लिखना होगा। और लेसन प्लान को देख के नहीं पढ़ाना होगा, आपको याद भी करना होगा। समझ में आ रहा है? लेसन प्लान पीछे रख देना होगा क्लास में जाके। वहाँ जाके सुपरवाइजर आपके लेसन प्लान को चेक करेंगे और आपके क्लास को सुपरवाइज करेंगे, वॉच करेंगे, और आपको अपने याद से पढ़ाना होगा। तो आपने 4 फंक्शन लिखा मुद्रा का, एक पन्ना में, एक दूसरे में, तो तीसरे में, फिर चौथा में। तो ये चारों में आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन लिखा, एक्सप्लेन किया, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ इतना एक्सप्लेन किया, फिर क्वेश्चन पूछा। ठीक है, यहाँ बच्चों ने आंसर किया। यहाँ बच्चे, चिल्ड्रन आर लिसनिंग, बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करना है, क्या क्या करना है आपको क्लास में जाके? सबसे पहले आपका लेसन प्लान में टीचिंग पॉइंट तो रहेगा ही कि मुद्रा पढ़ाना है। मनी का कौन सा, मनी पहले डिफाइन करेंगे, फिर मनी के फंक्शंस के चारों लिख लेंगे, 1 2 3 4 फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, अब उसके बाद एक एक को एलाबोरेट करेंगे। क्लास को ऐसे बढ़ाना होगा, इकोनॉमिक्स का बहुत कम टॉपिक है, उसको बड़ा बड़ा करके थोड़ा पढ़ाना होगा कि आपका 72-70 लेसन बन सके। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछे, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछे क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर मेथड है पढ़ाने का। एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर दिया तो ठीक, नहीं तो आप फिर से समझाए। और ब्लैक बोर्ड वर्क में जाके, जब जाते नहीं लिख देना है मनी, ये भी चीज बताना था। आप क्लास में पहुंचे और जाते नहीं लिख दिए कि आज मनी पढ़ेंगे। मनी कहाँ लिखेंगे? जब डिक्लेरेशन आप करेंगे कि आज हम लोग मनी पढ़ेंगे, तब आप ब्लैक बोर्ड में मनी लिखेंगे। लेकिन बिना मनी लिखे आगे नहीं बढ़ेंगे, काम पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। जब तक टॉपिक आप नहीं लिखेंगे तब तक आप टीचिंग नहीं शुरू करेंगे। और मनी कब लिखेंगे, टॉपिक कब लिखेंगे? जब आप डिक्लेरेशन बच्चों से निकलवा लिए टॉपिक, तब आप लिखेंगे। क्लियर है? अब हम यहाँ तक आ गए, एक एक करके क्वेश्चन, सारा चीज पढ़ाते गए, क्वेश्चन पूछते गए। बच्चे आंसर देंगे, नहीं देंगे तो वो भी लिखना है। बच्चों ने जो आंसर दिया वो लिखना है, नहीं दिए तो नो आंसर लिखेंगे, और फिर आप आंसर बताएंगे। मतलब, और ये नहीं है कि आपको जो एक्सप्लेन करेंगे वो लिख के लाना है इसमें, मतलब लेसन प्लान में लिखा होना चाहिए। ये सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद आप अपने
थोड़ा सा जो पढ़ाया, अगर मान लो आपको टाइम लग रहा है कि नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आपने जो पढ़ाया उसको फिर से एक बार, सब पढ़ाने के बाद एक बार दोहरा देंगे। उसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपने कुछ क्वेश्चन लिख लेना है। क्या क्वेश्चन लिखना है? जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड, छोटा छोटा। ये नहीं कि आप लिखेंगे क्वेश्चन इस तरह, राइट इन डिटेल, नो। what type question? What is money? What are the functions of money? Who has given the definition of money? इस तरह का, जिसका वन वर्ड आंसर हो या वन लाइन में आंसर हो। ये नहीं कि डिस्कस मनी, नो। इवैल्यूएशन में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। इसमें खड़े होकर खाली बच्चों को खड़ा करके पूछना है। तो इवैल्यूएशन में 4 क्वेश्चन कम से कम आप लिख लेंगे जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान तैयार हो गया। अब देखो इसका ना जनरल ऑब्जेक्टिव हम भेज देंगे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों का। आज नहीं, आज अब बहुत लेट हो गया है, कल भेजेंगे या परसों भेजेंगे। और हर लेसन का जनरल ऑब्जेक्टिव सेम होगा। कॉमर्स का एक जैसा होगा, इकोनॉमिक्स का एक जैसा होगा। बदलेगा क्या? केवल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये भी क्यों बदलेगा? क्योंकि अलग अलग सब टॉपिक आप पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता चला जाएगा। लेकिन वो सारे ऑब्जेक्टिव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड होंगे। स्किल में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन तीनों के आधार पर कम से कम 2-2 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, इतना करो। अगर दिक्कत होगी तो आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।